अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सरमद फारूक। मेरे साथ हैं तलहा जमील, असद नियाज और आज हमारे साथ अली जमान भी मौजूद हैं। आप सब देख रहे हैं बियॉन्ड प्ले फील्ड्स। आज का ये सेशन बेसिकली हमारी तीन चीज़ों को लेके है। हम प्रायोरिटी देंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, कल थर्ड टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है और इंग्लैंड और पाकिस्तान ने अपना कह लेंगे प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। तो हम इसी को लेके डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजिंग इंग्लैंड की तरफ से आई हैं और क्या टीम लेके पाकिस्तान कल पिंडी के मैदान में उतर रहे हैं। तो सेकेंडली हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जो शहीन्स उनका दुबई के साथ मैच हुआ है, यूएई के साथ, हम उसको डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम थोड़ा सा सिर्फ डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह जिम्बाब्वे ने गैम्बिया के अगेंस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जो हमसे 50-50 में नहीं बनता वो T20 में बना गए हैं। चलें, आज का हम आगाज जो है वो कर देते हैं अपना पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट को लेके। जी तलहा, सबसे पहले आप पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम को डिस्कस कर दें कि क्या इनकी तरफ से चेंजिंग की गई है और कौन सेम टीम के साथ इस मैदान में उतर रहा है। शुरू कीजिएगा। थैंक यू सरमद। सबसे पहले तो ये है, जिस तरह आपने खुद ही बता दिया, पाकिस्तान सेम टीम के साथ जा रहा है एंड आई एम लिटरली शॉक्ड दोनों लिहाज से, क्योंकि मुझे नहीं समझ आई कि पिछले पूरे मैच में जाहिद ने सिर्फ 6 ओवर्स करवाए एंड यू आर स्टिल गोइंग विद हिम। और दूसरी अब्दुल्ला शफीक की रिटेंशन पे हम लिटरली लिटरली शॉक्ड। मुझे इस तरह की कंसिस्टेंसी की कोई समझ नहीं आती है। और मैं इस चीज़ के, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, और यही बस शराफत का मुजाहिरा है कि मैं अपनी जुबान से कुछ ऐसा वैसा नहीं बोल रहा हूँ जो मेरा दिल कर रहा बोलने का। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान चाहे ये टेस्ट मैच और सीरीज जीत भी है, लेकिन ये फैसला गलत है, जो सीधी सी बात है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान ने जो क्लियर कट डिपिक्शन दिखाई है पिचेस की, के बड़े बड़े हीटर्स लगाए हुए हैं पिच पे काफी दिनों से, तो उसको देखते हुए और पिछली जो पाकिस्तान ने मुल्तान में उनके साथ किया है, वो भी डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ गए हैं कि तीन स्पिनर्स और सिर्फ एक पेसर। और पेसर भी आई थिंक मेरी ख्याल से उन्होंने शायद ब्राइडन कार्स के साथ जाते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि उन्होंने इस सीरीज में इंग्लैंड पेसर की तरफ से सबसे अच्छी बॉलिंग की थी। तो वो गस एटकिंसन के साथ गए हैं। मुझे उनकी मूव भी इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप स्पिनर्स तब अपनी टीम में लेके आते हो जब एटलीस्ट उनके अंदर कोई क्वालिटी हो। आई एम नॉट सेइंग कि रेहान या शुएब अच्छे स्पिनर्स नहीं है, बट स्टिल मेरी नजर में उनके पेसर्स के पास ज्यादा क्वालिटी थी। लाइक वो अगर ब्राइडन कार्स और गस एटकिंसन इन दोनों के साथ चले जाते तो ज्यादा बेहतर था, दो स्पिनर के साथ ही जाते वो। लेकिन डेफिनेटली उनका थिंक टैंक है जो उन्होंने सोचा। मैं सिर्फ आपको अपना बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि मेरी नजर में, क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप सेम है। तो सिर्फ उन्होंने ये दो बॉलिंग में चेंजेस की हैं, जो कि मेरी नजर में जॉस एटकिंसन का तो कोई मसला नहीं, लेकिन ब्राइडन कास्ट का मुझे लगता होना चाहिए था। और उन्होंने तीसरा एक्स्ट्रा स्पिनर खिला के मुझे लगता है पाकिस्तान को फेवर की है। और इस सारी टीम सिलेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो पिच करेगी, क्योंकि मल्टीपल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कोशिश तो पाकिस्तान पूरी कर रहा है कि पिंडी की पिच को स्पिनिंग विकेट बनाना बहुत मुश्किल है। कि अब कल जब टेस्ट मैच शुरू होगा या जिसमें टेस्ट मैच आगे बढ़ेगा, तो फिर पता चलेगा कि वाकई इसमें कामयाब हो पाए या नहीं, या बिल्कुल ही फ्लैट रोड बन गया। क्योंकि आगे हमने इस तरह ही देखा था, जब फर्स्ट टाइम कोशिश की गई थी पिंडी को विकेट को छेड़ने की, उसकी नेचुरल इन्वायरमेंट या नेचुरल हैबिटेट से, तो वो वन ऑफ द फ्लैटेस्ट रोड बन गए थे। तो अब कल पता चलेगा कि रोड बनता है नहीं बनता या क्या बनता है। तो पिच इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये जो टीम सिलेक्शन दोनों टीम्स की तरफ से की गई है। चलें, थैंक यू सो मच तलहा। आपने ओवरऑल रिव्यू दे दिया दोनों की टीम्स को लेके। तो मैं स्टिल अभी डीपली जाना चाहूँगा पाकिस्तान की जो सेम सिलेक्शन हुई है उसको लेके। तो असद, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपके फेवरेट प्लेयर हैं अब्दुल्ला शफीक, वो स्टिल आपको थर्ड मैच में भी देखने को मिलेंगे। तो आप सिर्फ असद शफीक को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? गालबन हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि अब ये टाइम आ चुका है कि हुरैरा को चांस दिया जाए, लेकिन स्टिल असद शफीक कह रहा हूँ, अब्दुल्ला खेलेंगे। और अगर स्टिल उनकी तरफ से अब सेंचुरी देखने को मिल जाती है तो नेक्स्ट फिर उनके लिए क्या डिसीजन होगा, डिस्कस करें।
पहले तो फेवरेट प्लेयर की हमने बात की, मेरा तो फेवरेट कोच भी आ गया। ठीक है, उसके होते हुए मुझे तो ये यकीन है कि हम ऑस्ट्रेलिया भी लेके जाएंगे इन्हें, जिस हिसाब से हम खिला रहे हैं इन्हें। ठीक है, फ्यूचर प्लान में मुझे लग रहा है कि उन्होंने इंक्लूड कर लिया हुआ है प्रॉपर्ली, नॉट बिकॉज ऑफ कोच, बिकॉज ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट, क्योंकि इस मैच में उनको हर सूरत में ड्रॉप करना चाहिए था। हमने भी एक्सपेक्ट किया था, इवन हम दूसरे मैच में भी एक्सपेक्ट किया था, चाहे उन्होंने 100 कर दिया था। वो हमें पता था दूसरी इनिंग में जिस तरह वो बोल्ड हुए थे, आउट हुए थे, और बाद में जो हमने ओवरऑल उनकी पिछले मैच में परफॉर्मेंस भी देखी थी, हम तो 100% श्योर थे कि सेकंड नहीं तो थर्ड में तो 100% ड्रॉप करना ही चाहिए। मगर अनएक्सपेक्टेडली उन्हें फिर लेके गए हैं, उन्हीं के साथ ओपन करवा रहे हैं। और डोंट नो कि क्या चाह रहे हैं लोग, क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्लान है इनके। प्लान की तो कभी भी खैर इनके कमी नहीं आई। सीरीज में कोई प्ले कर रहा होता है, लोकल टूर्नामेंट्स में कोई प्ले कर रहा होता है, टीम में कोई तीसरा बंदा आ जाता है जिसका पता भी नहीं होता किसी को। और दूसरी बात वही, जो हमने दो चेंजेस की उम्मीद की थी वो नहीं हुई। वो हमने दो ही सजेस्ट किया था कि ये दो होनी चाहिए। नंबर वन थी ये अब्दुल्ला शफीक और नीचे से जाहिद महमूद थे। और आमर जमाल को भी हमने जरा अनसर्टेनिटी में रखा हुआ था कि इफ ही टोटली फिट तो वो जाए उनके साथ, अदरवाइज नहीं। मगर खबरें आ रही थी कि शायद मीर हमजा भी इंजर्ड हो गया बाहर बैठे बैठे। ये जब किसी को सिलेक्ट नहीं असद करना होता ना, तब इस तरह की खबरें उड़ा दी जाती हैं। और सॉरी, मैं सरमद की एक सवाल का जवाब देता हूँ। जो सरमद ने सवाल किया था कि अगर अब्दुल्ला सेंचुरी कर देते हैं इस टेस्ट मैच में तो क्या हमें वो साउथ अफ्रीका की सीरीज में देखने को मिलेंगे, तो इसका जवाब सरमद ये है कि अगर आकिब जवेद तब तक चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी रहेंगे तो लाजमी दिखेंगे, अगर वो ना रहे तो फिर कोई पता नहीं है। नहीं, मुझे टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो इनका प्लान है ना, ओडीआई में भी तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस आ गए हुए हैं ना, क्योंकि अब फखर को भी ड्रॉप करने का प्लान है इनका। ऑलमोस्ट जो सीन चल रहे हैं न्यूज में ओवरऑल, तो इनको ओपनर भी तो चाहिए ना, कोई दो तीन जो साथ लेके जा सकें। तो शायद हो सकता है ये व्हाइट बॉल के लिए भी लेके जा सके उन्हें, ओडीआई में यार स्पेशली। अभी रिसेंटली साहिबजादा फरहान को आपने कैप्टेंसी करवाई है, इमामुल हक को आप ओडीआई से ड्रॉप नहीं कर सकते हैं? कोई रीजन नहीं है आपके पास उनको ड्रॉप करने की? पहले ड्रॉप करने की रीजन कोई इतनी खास थी नहीं कि होम ग्राउंड में हम उन्हें ऐसी पिचों पे ड्रॉप करें, ये भी हमने किया। नहीं, टेस्ट मैच की तो चले और सिनेरियो ना हम एक बात कर लेते हैं। मैं यानी ओडीआई की स्पेसिफिकली बात कर रहा था, क्योंकि आपने ओडीआई का जिक्र छेड़ा, तो खैर हम टेस्ट पे ही रहते हैं। मैं रीजन की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, बिल्कुल आपने बोला ना कि कोई रीजन नहीं है उनको ड्रॉप करने की, मैं कह रहा हूँ हमें रीजन नहीं चाहिए होती, ये बता नहीं रहा हूँ मैं बेसिकली। नहीं नहीं नहीं, तो मैंने उसका रीजन जवाब दिया ना। उसका जवाब ये है कि असद कंटिन्यूटी नहीं बन रही थी, क्योंकि सिडनी में उनको ड्रॉप कर दिया था। तो जब सिडनी में उनको ड्रॉप कर दिया था तो कंटिन्यूटी तो नहीं बन रही थी तब भी, तो इसलिए वो उनको ड्रॉप कर दिया गया। बाकी आपकी वाली बात सही थी जो आपने फर्स्ट टेस्ट के बाद भी कहा था कि ऐसी पिचेस पे जो इमाम उल हक हैं वो साइम और अब्दुल्ला से बेहतर ऑप्शन है एज एन ओपनर। चले, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि हम हमारी कुछ फ्यूचर प्लान भी हम बनाना स्टार्ट कर दें कि हमें जो इमर्जिंग कप या एशिया कप जो हो रहे होते हैं या कुछ लोकल टूर्नामेंट्स हम करवा रहे होते हैं, उधर से भी प्लेयर्स को कुछ चांस देना स्टार्ट करें। और सलमान अली आगा जैसे प्लेयर को इवन कि मैं तो ओडीआई और टी20 दोनों में खिलाऊंगा अब। Yeah, T20 is a bit controversial according to me, but yeah, one day. बट who do you have who can play at number 5 and number 6, maybe at a number 7 as an option? The thing is that again we are mistaking one performance with another format, because Salman Ali Aga is performing at 6 or 7 number. But as far as I have seen Salman Ali Aga from 1 or 2 years, he is batting at number 3 or number 4 in T20s. So अगर हम उसको टास्क देंगे कि वो छठे और सातवें नंबर पे बैटिंग करे, तो we don't know how he's gonna perform. So it's gonna be an again an experiment. बट ओडीआई में उसने खेला हुआ है, सो ओडीआई और टी20 में थोड़ा फर्क है। या वो नहीं, इस्लामाबाद की तरफ से भी छठे सातवें नंबर पे आता ना। नहीं, वो मैं आपके बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। अब इस्लामाबाद में तो खैर उनके कप्तान ही नहीं नहीं बात आते थे, उसकी वही कौन आ मैं जाते। उनकी भी बात करेंगे, ज्यादा सेशन करेंगे कि वो भी जा रहे हैं। लेकिन मैं सलमान अली आगा के इसलिए कह रहा था क्योंकि ओडीआई में सर असद हमें अगर 110 120 का भी स्ट्राइक रेट मिले ना छठे सातवें में, तो आप अकोमोडेट कर जाते हैं। बट जो करंट टी20 का सिनेरियो बन चुका है ना, आपको छठे सातवें पे मिनिमम आपको 180 90 का स्ट्राइक रेट चाहिए है। और शायद सलमान अली आगा में, मैं शायद कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं है कि वो कैपेबिलिटी नहीं है, या उन्होंने एटलीस्ट झलक नहीं दिखाई। हाँ, नहीं, हमने रिसेंट टाइम में ना जब ये चैंपियन कप हो रहा था हमारा लोकल टूर्नामेंट, हमने उसमें बात की थी जहादाद खान की भी। तो हाँ मेरे जी, ख्याल से हाँ। जहादाद खान उधर भी जाना चाहिए था। ये क्या हम प्ले कर रहे हैं ये पाकिस्तान छीन्स में। पता नहीं है, वही बात है कि असल में प्लान्स की तो आपके सामने यही बात है ना कि मेहरान मुमताज पाकिस्तान शहीन में थे, वो इधर आ गए हैं। तो शहीन में फिर पहले उस्मान खान भी अनाउंस हुए थे, फिर उस्मान खान अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं
उनकी फिटनेस के आई डोंट नो, हालांकि वो आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज वो रिसेंट टाइम्स में उनसे ज्यादा परफॉर्मर कोई नहीं आया, यानी अगर हम रन की तरफ बात करें, और वो Exactly. करते भी थे। उन्होंने रिसेंटली सबसे फास्टेस्ट 200 भी किया है पाकिस्तान की तरफ से। चलें खैर, वापस आता हूँ अपने टेस्ट प्लेइंग 11 की तरफ। हमने कपल ऑफ टाइम ऑलरेडी अपने सेशन के अंदर, लाइक जो हमारे पिछले 8 दिन रहे हैं उनमें हमने डिस्कस कर लिया है कि शान मसूद की तरफ से कोई कैप्टनसी वाली जो है इनिंग्स देखने को नहीं मिली। और अगर इनके लिए ये इम्पोर्टेंट मैच है कि सीरीज पाकिस्तान को हर हाल में जीतनी है, अगर पाकिस्तान ये सीरीज नहीं जीत पाता तो टेस्ट क्या, उस एज अ कैप्टन क्या, मेरे ख्याल से वो ओवरऑल टीम से भी बाहर हो सकते हैं। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो मैं उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है कि वो अपने बिग बिग फैंस के साथ खड़े हैं, फैन जो पिच पे उन्होंने लगाए हुए थे, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जो उनके रियल फैन है उनको लेके जाहिर सी बात है वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमें कुछ अच्छा देखने को मिले उनकी परफॉर्मेंस को लेके। और सेकेंडली स्टिल वो 3 जो है वो स्पिनर्स के साथ आ गए हैं, उनको ये देखना होगा कि हर मैच में आपको 20/20 विकेट जो है वो साजिद ने या नुमान ने नहीं निकाल के देनी। तो उन्होंने बॉलिंग में किस तरह यूटिलाइज करना है अपनी टीम को, डिस्कस करिए। देखिए, आपने एक सवाल में ही 2 चीजें पूछ ली हैं। खैर, शान की कैप्टन से भी और बैटिंग भी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बैटिंग की तरफ आता हूँ। तो बैटिंग का उसका जवाब सर बस सीधा सीधा ये है कि अगर तो वो टेस्ट मैच जीत गए और वो डबल डट पे भी आउट हुए, लेकिन ओवरऑल एग्जैक्टली। पाकिस्तान टेस्ट जीत गया, तो वो 7 खून माफ वाली बात है। एग्जैक्टली तो वो ऐसे फिर ही। आपको अगली सीरीज में कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे। हम्म। लेकिन एज फार एज जो आप काफी ज्यादा इशू रेज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आप हाथ धो के उनके पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह ये बंदा टीम से निकल जाए। तो अल्लाह करे कि वो परफॉर्म करें, करना भी उनको चाहिए, कैप्टन इनिंग्स के नहीं लाजमी देखें, खेलनी चाहिए मैं हमें। उनको टीम से बाहर निकालने के बिल्कुल हक में नहीं हूं। मेरा पॉइंट नहीं ये है यार, कि मेरा आप देखें। नहीं नहीं नहीं, सुने सुने, आपने हर सेशन में शान का सवाल किया, बेन स्टोक का एक दफा नहीं किया कि उसने इंग्लैंड के साथ क्या किया कैप्टन होके। नहीं, लेकिन शान मसूद का आप हर लास्ट टाइम सेशन में मैंने सवाल बेन करते हैं। स्टोक का भी क्वेश्चन किया था कि उनसे कैप्टनसी ठीक नहीं हुई, उनकी काम पे टांग रही थी। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ इसमें शान मसूद के हवाले से। मैं क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज एक पोस्ट देखी थी, उसके अंदर जाहिर सी बात है किसी शान के फैन की तरफ से होगी, वो उनको वनडे और T20 के भी कैप्टन के तौर पे कह रहे थे हम देखना चाह रहे हैं। तो जिनसे सही तरह जो टेस्ट की अभी कैप्टनसी नहीं हो पा रही, उनको हम कैसे आगे मुंतखब करेंगे? तो इसलिए मैंने ये स्पेशली मुद्दा रेज किया दोबारा। देखिए, सोशल मीडिया पे हर किसी की अपनी अपनी क्या उसे कहते हैं हैंडलिंग है, अपनी अपनी आवाजें हैं। आपने कहीं देख लिया, खैर मेरी नजर में तो आई नहीं, लेकिन डेफिनेटली इस तरह की वॉइसेस रेज होती हैं। ये 2 साल पहले भी रेज हो चुकी हैं, और शायद तब टाइम सही था। हम मल्टीपल चीजों के साथ ज्यादती करते हैं। हमारी जो आधी से ज्यादा क्रिकेट देखने वाली आवाम है, वो कैप्टनसी चाहती है परफॉर्मेंस बेस, के बंदा जब परफॉर्म करा तो उसको कैप्टन बनाया जाए। बाबर आजम इसलिए हम 3-4 साल जिल्लत से देख रहे हैं कि भाई उससे बड़ा परफॉर्मर लेके आओ। हालांकि कैप्टन का परफॉर्मर होना जरूरी नहीं होता, उसकी मेन चीज होती है कि और टीम को किस तरह से लेके चल रहा है। तो इसलिए मैं कट शॉर्ट ही करूंगा, और मैंने जिसमें पहले भी आपकी बात से एग्री करता था, मैं आज भी आपकी बात से एग्री करूंगा कि शान को परफॉर्म करना पड़ेगा। डेफिनेटली कैप्टन का काम है लीड फ्रॉम द फ्रंट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो पाकिस्तानी टीम को मैच जितवाने में कामयाब हो जाता है, तो अल्टीमेटली उसका पर्वत पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तानी टीम की कैप्टनसी, और फिर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बैटिंग या फील्डिंग में जिस कदर हो सकता है अपनी वो मुल्क के लिए, यानी अपनी टीम के लिए रन करे और परफॉर्मेंसेस वगैरह दे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि वो 3 सेम बॉलर्स के साथ या सेम टीम के साथ क्यों गए हैं, तो मैंने आपको अपना पहले ही जब जवाब दे चुका हूँ कि मेरी नजर में ये गलत डिसीजन है। और सबसे हैरानकुन यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करता हूँ, मैं आप दोनों से पूछता हूँ। जेसन क्रिस्पी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हाँ। उन्होंने एक टिपिकल ऑस्ट्रेलियन और एक नडर बिहेवियर में खुलेआम बता दिया है कि भाई मेरा अब किसी तरह के फैसलों में कोई रोल नहीं है। जब से दूसरे टेस्ट मैच की सिलेक्शन कमेटी ये चीजें आई हैं, मेरा डिसीजन मेकिंग नहीं है। मेरा अब काम सिर्फ इतना रह गया है कि डे टू डे कोचिंग करनी है, दैट्स इट। मैं किसी डिसीजन मेकिंग में नहीं हूँ। हाँ। तो इसका क्लियर कट मतलब है कि इस टाइम टीम जो सिलेक्ट की जा रही है, क्योंकि उनका बयान आ गया, अगर बयान ना आता तो और बात थी। इसका मतलब है कि क्लियर कट अब जो टीम सिलेक्ट की जा रही है वो की जा रही है सिलेक्शन कमेटी प्लस कैप्टन,
याद है कैप्टन भी आके बयान इस तरह का दे देता तो मैं कैप्टन को भी बरी कर देता, लेकिन चूंकि कैप्टन ने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया तो इस टाइम टीम सेलेक्ट हो जा रही है सिलेक्शन कमेटी, यानी याकब जावेद एंड को प्लस शान मसूद। तो मेरी नजर में दोनों ने गलत की है, गलत फैसला है। चाहे ये सीरीज जीत भी जाए, इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है, मैं फिर भी अपने बयान पे कायम रहूंगा कि ये टीम गलत खिलाई गई है। ये 2 चेंजेस लाजमी बनती थी, लाजमी बनती थी। तो चला आपने एक सोशल पॉइंट रेज किया था, सॉरी सर मैं आपको कट कर रहा हूँ। तो वो एक हमारे बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं आपकी टीम के पीएसएल में से, उनके बड़े क्लिप वायरल हो रहे हैं, हसान उल्लाह। ओके ये अच्छा, अब देखें, अब उनसे 2 सवाल किए गए जो दो दो ज्यादा मैंने अभी तक सुने वायरल हुए। ठीक। एक उन्होंने नसीम शाम का नाम लिया था बुमराह से कंपैरिजन करके, जैसे कैसे भी, ठीक है। और एक उन्होंने जी ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम, वो उनके मोहम्मद रिजवान बन गए थे। तो ऑल टाइम फेवरेट मोहम्मद रिजवान इवन के वो कमेंट डाउन। जो पॉडकास्ट का होस्ट था ना, उसने पूछा नहीं है इंडियन प्लेयर्स के नाम लेके ना, मगर नहीं, वो उसी पे अड़े हुए थे। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती, एक तो आई डोंट नो कि ये हर अरे गहरे की पॉडकास्ट में चले क्यों जाते हैं सारे, ठीक है। अब छोटी सी बात है, सॉरी बात थोड़ी लंबी हो जाएगी कि सोशल मीडिया के रिलेटेड मेरे माइंड में आया था। अब बॉक्सी द किंग कहाँ से आया था? वो एक छोटी सी पॉडकास्ट से ही आया था, ठीक है। और लिटरली लिटरली आप अगर उस पॉडकास्ट के बाद का ग्राफ देख लेना बाबर आजम का, तो वो हम सबको पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, उसको असल में बाबर के केस में हम बाद में आएंगे, लेकिन जो आपने पॉइंट रेज किया है, और क्योंकि जो हसन अली इस पॉडकास्ट में गया था वो इतनी थक्कड़ पॉडकास्ट नहीं थी, वो बंदा भी इतना थक्कड़ नहीं था। मैं सिर्फ बात करूंगा जो मेरा बेसिकली जो बात करने का मकसद है कि ये जो हमारे बंदे जाते हैं किसी के पॉडकास्ट में, ठीक है, इनका जो बिहेवियर है, इनको जो बात करने का तरीका है, इनको कम्युनिकेट करने का तरीका है, वो उस असद फोकस असद करना नहीं, ये बात जिशान ने पिछली दफा मेंशन कर दी हुई है कि एग्जैक्टली उसने पिछले सेशन में ये चीज मेंशन कर दी थी कि जब आपसे कोई क्वेश्चन कर लिया जाता है, आप बिल्कुल ही नहीं कि आपने इस तरह से जवाब दे देना है कि अगले बंदों को भी समझ आ जाए कि यार ये किस तरह का रिप्लाई किया जा रहा है। तो इसी तरह हाँ। से मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। आप पॉडकास्ट के अलावा भी देख लें, हमारे जो अपने क्रिकेट के अवाम है, ये जैसे शादाब खान हो गए, हसन अली हो गए, ये ट्विटर पे क्या कर रहे होते हैं, उर्दू में इनके ट्वीट आ रहे होते हैं। तो ये चीजें आप किसी प्रोफेशनल जो क्रिकेटर है उससे देखने को आपको नहीं मिलेगी कभी भी। तो ये शदाब वगैरह से क्यों देखने को मिलती हैं? यही तो बात है, ये उर्दू ये में बात प्रोफेशनल कर रहे हैं, क्रिकेटर नीचे नहीं है फिर? कमेंट आ रहे हैं, कमेंट चल रहे हैं। इनको इस चीज पे देखना चाहिए ना कि आप मीडिया देखिए पे क्या आप, चीज ला रहे मेरे हो। ख्याल में देखिए उर्दू में बात करना गलत नहीं है सरमा। हम्म, आई डोंट नो, दीज आर डिफरेंट थिंग। आई थिंक एक जो आप इमेज मेंटेन करने की बात करें, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। सीन ये है हम्म, कि हम, मुझे लगता है पाकिस्तानी कौम को जानबूझ के सासे कमतरी का शिकार किया जाता है। इंडिया के टीम डांस कर रही होती है, उनको कोई नहीं बोलता। हम्म। हमारे प्लेयर को इस तरह की बात, अगर मिसाल के तौर पर सामने ने कह दिया कि नसीम शाह बुमराह से बेहतर है, तो इसमें क्या कंट्रोवर्शियल बात है? उसका अपना ओपिनियन है, इस पे अवाम चुप क्यों नहीं हो जाती? मैं इसको मैं रेज क्यों किया जाता है? नहीं, ठीक है, इससे मैं एग्री कर जाता हूँ, मगर how Ibn Zaman is the greatest of all the time in the history. How is it even possible for you, for everyone? Even I'll ask Ehsan Ullah why because he's becoming the captain, so he can take you into the main team. That's why you are saying these things. एग्जैक्टली यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबको पता लग जाना चाहिए, और सबको पता होता है कि ये इस तरह के जितने भी इंटरव्यूज हैं एहसानुल्लाह का, आप ये वाली बात कर रहे हैं, जबकि आपको जो असल एहसानुल्लाह का इशू रेज करना चाहिए था वो ये करना चाहिए था कि पीसीबी ने उसको किस तरह लावारस छोड़ दिया है। जो उसके वो वाले क्लिप वायरल हो रहे हैं कि इन्होंने जब का मुझे पेशावर भेजा है, मेरी रिहैब का इन्होंने पूछा भी नहीं है। जब अब इस तरह प्लेयर्स को एक बकारियों की तरह फेंक देते हैं, अपने उस बॉलर को जो 150 प्लस की वाहद बंदा था जो बॉलिंग कर रहा है, आप उसको उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, उसका गलत इलाज कर दिया है, तो वो फिर इस तरह के काम तो करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि हर बंदे की रोटी लगी हुई है। ये डिस्कस की थी मेरे ख्याल से हमने एक सेशन में, जब हमने कोई इनके फिटनेस कोच का और उन चीजों हाँ को जी, सिलेक्ट किया था। ऑब्वियसली वो उसमें एक दफा जी टेस्ट खत्म हो जाए। बाकी डेफिनेटली यार, सब अल्हम्दुलिल्लाह आप समझदार हैं, सरमत समझदार है, हम समझते हैं कि इस तरह के इंटरव्यूज क्लियर कट पेड इंटरव्यूज एक किस्म के प्लांटेड इंटरव्यूज होते हैं। सबको पता चल रहा है, रूमर्स फैल रही हैं, कंफर्म होगा या नहीं अल्लाह बेहतर जानता है कि रिजवान कैप्टन मान रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी खेल चुके हैं, रिजवान के अंडर पेशावर से भी खेल चुके हैं भी वो पेशावर के। तो मल्टीपल थिंग्स है कि उनका इस तरह कहना जो है ना वो बनता है। लेकिन असल में चीज ये है कि वो
जिन इलाका जहाँ से आते हैं उनमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जो प्लेयर आते हैं ये इनका उठना बैठना समझदार लोगों में नहीं होता। यानी उस इलाके में भी अच्छे और समझदार लोग होते हैं, बिल्कुल है। शऊर रखने वाले, लेकिन चूंकि ये खिलाड़ी हैं इनका मुझे लगता है उठना बैठना ज्यादातर उन लोगों में होता है जिनका शऊर जो है वो उस मैच्योरिटी की हद तक नहीं पहुंचा होता, तो वो इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब जस्ट इमेजिन, बात तो अभी भी फैल गई, लेकिन एहसानुल्लाह को ये सोचना चाहिए था बात करने से पहले। अभी मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान टीम की तरफ से आता हूँ, मैं 5 साल खेलता हूँ और अपना एक नाम बनाता हूँ, तो तब इस तरह के बयान तब आपके ज्यादा गले पड़ जाते हैं कि आपने तब इस तरह की बकवासियत की हुई है। बिल्कुल अभी तो बिल्कुल एहसानुल्लाह कुछ भी नहीं है, फिर भी उसकी सोशल मीडिया पे बात इतनी ज्यादा वायरल हो रही है और इतनी ज्यादा मीम्स एंड स्टफ लाइक बन रहे हैं। तो अगर जस्ट इमेजिन कि एहसानुल्लाह 2-3 साल बाद फेमस हो जाता है तो तब कितना मजाक उड़ा करेगा। आप इनकी बात करते हैं यार, मैं असल में सॉरी मैं थोड़ा बिटर इसलिए हो गया हूँ। एहसानुल्लाह तो कुछ भी नहीं है, ना इनकी ट्रेनिंग ना गाल ना बात। शुएब अख्तर एक प्रॉपर यानी कि काइंडा एक बड़े पीक और हर चीज मीडिया में बैठने का एक्सपीरियंस, कपड़े शपड़े हर चीज। हैदर अली की दूसरी T20 में 50 आई थी, उन्होंने कहा दिया था कि ये बाबर आजम से अच्छा बैट्समैन है, बड़ा बैट्समैन है। दूसरी T20 की पहली 50 पे, यानी दूसरा मैच था, पहली 50 और उन्होंने कहा था कि बाबर आजम से बेहतर बैट्समैन है ये रोहित शर्मा है, ये अच्छा, रोहित शर्मा जैसा आप तो तला फिर है। आप उनका, एहसानुल्लाह की बात कर रहे हैं। हाँ, बल्कि आप इसका मतलब है पॉइंट, कि हमें फिर एप्लीकेशन मसला चल रहा आप उनका पॉइंट फिर क्रिकेट को लेकर रेज कर रहे हैं। उन्होंने तो कह लें कि बॉडी शेमिंग की थी सरफराज की, उन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल पे ये पोस्ट की हुई थी। अब वीडियो के अंदर उन्होंने कहा हुआ था इतना बड़ा सरफराज का पेट है। ये बातें जो है ये करने के लिए होती हैं। अब पता नहीं, खैर मैं सौरभ इस मामले में अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आई डोंट बिलीव इन बॉडी शेमिंग। मोटा तो मोटे को मोटा ही कहा जाएगा, पतला नहीं कहा जाएगा, सॉरी टू से। तो अगर एक आजम खान को मोटा ही कहा जाएगा। तो मेरे ख्याल से तला सॉरी टू कट यू आउट है, बल्कि जो बॉडी शेमिंग की आप बात कर रहे हैं, हमने वो अभी अभी ये जो क्या नाम है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ है, हमने सरफराज की शॉट्स देखी है। तो कौन की पैंट क्या नाम है पांच ऋषभ पंत भी है, रोहित शर्मा भी है। हमने शॉट्स देखी। बल्कि इवन के जब वो सरफराज वो लेट कट प्ले कर रहे थे, आप उनकी शॉट देखें, आप उनकी बॉडी की कब देखें, ठीक है। बल्कि जरूरी नहीं कि आपको बॉडी फिट होना चाहिए, आपको मैच फिट होना चाहिए बेसिकली। हाँ, लेकिन आजम खान का मसला ही है ना कि आजम खान मैच फिट भी नहीं है यार, सॉरी टू वो से, तो वो माशाल्लाह तो से मैच फिट भी नहीं है। लिव इट एज इट इज। खैर चलें, टेस्ट टीम पे काफी बात हो गई है। हाँ जी हाँ सईद, जी, आप प्लीज कल अगले हमने, टॉपिक पे मूव करें। कल इंशाल्लाह डे 1 होगा तो हम उस पे सेशन करेंगे। उससे हमें एक तो पता भी चल जाएगा कि पिच ने कैसा बिहेव किया है, और टास्क पे भी जाहिर सी बात है हमने पहले देख लिया है पाकिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट की है, फिर बैटिंग फर्स्ट की है, और कल टॉस जीत के ये क्या फैसला होता है ये हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अब अपने आ जाते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ। हमने पाकिस्तान ए शाहीन वर्सेस यूएई मैच देख लिया है, और पाकिस्तान ने वन साइडेड ये मैच भी जीत लिया और पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। तो मैं एक तो क्वालिफाई कर लिया, इस बात की इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि एटलीस्ट हमें पाकिस्तानी शाहीन के कैप्टन की तरफ से एक इनिंग देखने को नजर आ गई है, जो कि उन्होंने अपने आप को कह लें कि डे जो मैच 1 उनका हुआ था उसमें भी आउट हो गए थे, मैच 2 में भी आउट हो गए थे। आज वो 1 डाउन आए हैं, एक उन्होंने ये अपनी पोजीशन को चेंज किया है, और दूसरा स्टार्ट पे हमें देखने को मिल रहा था जैसे थोड़ा सा ना परेशान रह के खेल रहे हैं, जैसे उन्होंने वाकई अपने पे हमारा सेशन सुन के दबाव लिया हुआ है कि वाकई यार मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो आज की इनकी इनिंग्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मुझे हारिस की इनिंग से इतना प्यार या इतना कह लें कि अप्रिसिएशन मेरी तरफ से नहीं है जितना उनके इस ब्रेव डिसीजन पे है कि उन्होंने कैप्टन हो के ओपनिंग का स्लॉट छोड़ा है। कौन एग्जैक्टली। है ऐसा कैप्टन पिछली तारीख में जिसको पूरी दुनिया रो रो के मर गई, तरले कर लिए, सोशल मीडिया पे बयानात इस हद तक तरले कर लिए कि सोशल मीडिया पे बयानात दे दिए कि मेहरबानी है थल्ले आ जाओ, लेकिन जब तक वो बंदा कैप्टन होने का नहीं ला के दिखाओ मैनू। और हारिस का बहुत यार मुझे उसका ये डिसीजन, वो 0 पे भी आउट हो जाता लेकिन मुझे उसकी ये डिसीजन ही बहुत पसंद आया कि उसने इतना ब्रेव बनाया कि उसने देखा कि 2 मैचेस में वो थोड़ा सा परेशान हो रहा है, तो उसने कहा मैं 1 डाउन आने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी पोजीशन सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। इवन कि और हमने जिस तरह सेशन में डिस्कस भी किया था, खैर मैंने तो सजेस्ट ये किया था कि वो बिल्कुल ही नीचे चले जाए, हाँ जी, ये नहीं लोअर नॉट आ मिडल जाए। मिडल, हाँ जी मिडल में आ जाए जी। लोअर बिल्कुल वही ना, वो बाकी डिसीजन तो नो डाउट एक ब्रेव डिसीजन होता है कि अपने आप को एज अ कैप्टन भी, और बाद में आपके अपनी स्लॉट छोड़ के उस
दूसरी पोजीशन पे आना नॉट एन इजी टास्क एट ऑल। नाटा बेसिकली यहाँ से थोड़ी सी आई डोंट नो बाकी, क्योंकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन ये डिसीजन शो करता है कि आप बेसिकली एक बिगर गोल के लिए ज्यादा सोच रहे हैं रादर देन के सिर्फ अपने सेल्फ के लिए सोच रहे हैं। यानी आप टीम के लिए सोच रहे हैं कि टीम के लिए अगर मेरी ओपनिंग बेहतर नहीं हो रही तो मैं टीम के लिए किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत अमेजिंग लगा। और जैसा सरमन कह रहे थे वो स्टार्ट में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि संचित बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने पूरा एक मेडन ओवर में उन्हें खिलाया। क्योंकि स्टार्ट में जिस तरह सलमान पार्टी, मैं उस टाइम कमेंट्री भी सुन रहा था, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये अपने फीट मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हैंड से खेलने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह पावर प्ले खत्म होता है, हालांकि इनकी वजह से यासर पे एक्स्ट्रा प्रेशर भी आया, वो थोड़ी सी ओवर हिटिंग की तरफ ही गए, वो आउट भी हो गए। तो जैसे स्पिनर्स आए हैं या थोड़ा सा इनको सिंगल डबल करने का मौका मिला, तो फिर एक आधी शॉट के बाद एक लेग पे उसने क्या पोली बाल ली, इन्होंने छक्का मारा, उसके बाद फिर ये नहीं एंड तक रुके हैं। और इनको देखते देखते और आज तो मैं यही कहने लगा था, आज तो जिस तरह खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता, आज तो हैदर अली भी इनको देख के मैंने कहा ला फिर आज मेरा भी सेमीफाइनल पक्का करो। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तानी शहीन्स के मैंने ये आज तीसरा मैच था, मैं तीनों मैच मैंने इनको फॉलो किया है। मुझे इनका खेलने का ना स्टाइल जो इस तरह मुझे वाइब्स आ रही होती हैं कि ये अलग वाला खिलाड़ी आया है, कुछ ना कुछ करेगा, ये आया ये भी करेगा, ये आया ये भी करेगा। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल टीम है ना, उनसे एक खिलाड़ी आता है, मैं कहता हूँ अभी गया, दूसरा लगता है अभी गया, यार पता नहीं ये कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो पता नहीं क्या चीज है, अल्लाह करे ये सेमीफाइनल जीत के इंडिया के साथ हमारा फाइनल हो और इंडिया भी सेमीफाइनल जीतेगा। खैर ये बाद में देखा जाएगा। आ जाते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ और फिर इस सेशन को एंड करते हैं। एक मिनट जी जी एक मिनट मैं सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मैं चाहता था हमारा सेमीफाइनल अफगानिस्तान के साथ हो, क्योंकि मैं उनको हराना चाहता था। यानी मैं चाहता था कि पाकिस्तानी उनको हराएं, लेकिन अफसोस के साथ कल अफगानिस्तान हांगकांग से हार गया। क्या बात है, यानी बांग्लादेश और श्रीलंका को उन्होंने हरा दिया और हांगकांग से हार गया, जिसकी वजह से वो सेकंड पोजीशन पे चले गए। तो सेकंड का फर्स्ट से होगा और फर्स्ट का सेकंड, सो इस तरह। तो लेट्स सी, जैसा आपने कहा होप फॉर द बेस्ट। तो मैं बस यही बात ऐड करना चाहता था कि क्या पता उनकी हांगकांग से जो हार हुई है उसमें इंडिया का कोई हाथ हो, इंडिया उनके साथ खेलना चाह रही है और उनको पैसे खिला दिए हारने के लिए। खैर ये एक मेरी सियासी स्टेटमेंट है। I'm not saying anything. मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं ना आपको, यार कांग्रेचुलेट करना भूल गया मैं, आपके बॉलर ने तो 5 विकेट ले ली आज। यार वो मैं तो आप ये देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स की तरफ से को हेट दी जा रही है हमारे होस्ट की तरफ से। पहले शान मसूद को हेट दी गई, इतने दिनों से दी जा रही, मैं चुप करके देख रहा हूँ सरमद की तरफ से। अब शाहनवाज ने 5 आउट किए हैं, मैन ऑफ द मैच बने, उनका तज़किरा भी नहीं किया सरमद ने। ये क्या पीएसएल की राइवलरी अभी से बना रहे हैं? हाँ नहीं, आप कल वाला जो डे है, मैं यकीन करें मैं सिर्फ अपने सेशन में शान मसूद की ही बात करूंगा। नहीं बात तो करते हैं, अच्छी बात करेंगे, बात अच्छी बात की यार। शाहनवाज ने 5 आउट किए हैं, उन्होंने 2 मेडन ओवर करवाए हैं 4 में से, बड़ी बात है। तो आपने उनका जिक्र भी नहीं किया ना, होस्ट के लिए नहीं है। होस्ट बेटा वो राइवलरी बिल्डअप कर रहे हैं, चीजें पाइल अप हो रही हैं, यू विल सी इन द पीएसएल। मुझे लगता है कि सरमद से पूछा जाएगा ना जब आपकी पीएसएल की टीम कौन सी है, तो ये कहेंगे मुल्तान के खिलाफ जो खेल रही है। इसकी 2 टीमें होंगी, एक अपनी टीम का नाम लेगा, दूसरी वो टीम मुल्तान के खिलाफ वाली। नहीं, अक्सर मैं चूज ही तब करता हूँ जब फाइनल आ जाता है। नहीं इस दफा तो आप चैनल पे बैठे हो माशाल्लाह, आपसे पहले पूछा जाएगा, प्रोटेक्शन ली जाएगी। चलिए तो टेस्ट ली थी, एक बंदा बैठा हुआ है, उसको क्या कहना 3-0 वाला। देखिए मैं प्रेडिक्ट ही किया था मैंने, अल्लाह माफ करे, हमने फ्यूचर थोड़ी बताया। नहीं आप वो जो प्रेडिक्ट करने का मकसद तो ये है कि आपको टाउट किया जाएगा जिसकी भी हार गई। देखिए मैं इसका इसलिए जवाब दे दूं इससे पहले कि आप मुझे मजीद टाउट करते रहे अगले सेशंस में भी। देखिए 3-0 मैंने इसलिए कहा था कि जितनी उम्मीद कम लगाएंगे दर्द उतना कम होगा। अब आप दोनों को हो सकता है अभी भी दर्द हो, लेकिन मेरा 3-0, मेरा तो एक टेस्ट में जीत गया, मेरा दर्द खत्म हो गया। जी 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 आप जितना मर्जी सीरियस होके इसका अप्लाई करें। तो नहीं चेक कर ले, कवर अप हो रहा है। हाँ जी, चले यार जल्दी जल्दी थर्ड अपना जो डिस्कस हमने किया था कि जिम्बाब्वे ने आज 344 रन T20 के अंदर बना दिए हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है क्रिकेट हिस्ट्री में?
यार मैं सिर्फ इसको इतना ही कह सकता हूँ कि इसको फन वे में लिया जा सकता है और बड़ी बड़ी तारीफें की जा सकती हैं, लेकिन चूंकि टाइम की हमारे पास कमी है तो मैं सीरियस नोट पे बात करूंगा कि मेरे ख्याल में ये क्रिकेट के साथ ज्यादती की जा रही है। क्रिकेट को कमर्शलाइज और ग्लोबलाइज करने के चक्करों में ये क्रिकेट की आप कह लें कि डिमोलिश इसको कह सकते हैं, क्योंकि गैम्बिया, आई डोंट नो, नथिंग डिसरिस्पेक्ट अगेंस्ट गैम्बिया और एनीवन, बट मैंने शायद इस कंट्री का जिंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना था। और आई डोंट नो लाइक यार कि किस तरह की उनकी बॉलिंग लाइनअप है, क्या ना मैंने मैच देखा, मैंने तो जस्ट लाइक ईएसपीएन की पोस्ट देखी, वहां पे लिखा है कि मैंने मुझे 344 मैंने पोस्ट ऊपर कर ली, मैंने कहा पता नहीं ये ना शायद 50 ओवर में बनाए हैं और सिर्फ सिकंदर रजा ने सेंचुरी बनाई है। लेकिन जब बाद में गौर किया तो पता चला कि ये 20 ओवरों में 344 रन बने हैं। सो आई वाज लाइक, सो ये फुटबॉल की सिमिलैरिटी के चक्करों में मेरे ख्याल में ये गलत कर रहे हैं। इस तरह कोई मुझे नहीं लगता फायदा होगा। आप खुद देखें कि लास्ट कितने सालों में, अब आयरलैंड ने क्रिकेट 2007 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को हराया था व्हाइट बॉल में, लेकिन आज उनका क्या है, वहीं की वहीं खड़ी है आयरलैंड। स्कॉटलैंड क्या है, वहीं की वहीं खड़ी है। मैक्सिमम आप एक टीम है जिनकी आप कह सकते हैं कि उन्होंने ग्रो किया है इन रीसेंट टाइम्स में छोटी टीमों में से आके, और वो है सिर्फ अफगानिस्तान। पाकिस्तान। और उनकी भी मुझे लगता है जो मेन रीजन है वो दो है कि उनके दो जनरेशन का मिक्स है। एक वो जनरेशन है जिसने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और दूसरी वो जनरेशन है जिसमें इंडिया ने बहुत ज्यादा, इंडियन क्रिकेट ने बहुत ज्यादा हैविली इन्वेस्ट किया है और उनको प्लेटफॉर्म्स दिए और सब कुछ। उनके अलावा स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नेदरलैंड, फलाना लैंड, टमकाना लैंड, ये सारे के सारे वही के वही हैं। मतलब हम्म। कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक आधा T20, चूंकि जितना फॉर्मेट छोटा है, कल को पता नहीं T10 भी आ जाता है ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, जितना फॉर्मेट छोटा होगा उतना सरप्राइज ज्यादा, यानी छोटी टीम का जीतना ज्यादा आसान हो जाता है। तो तुक्का एक लग आधा अपसेट, जाएगा। एक आधा अपसेट देख लेते हैं कि नमीबिया ने कभी वेस्ट इंडीज को हरा दिया किसी वर्ल्ड कप के एक मैच में, या नेदरलैंड ने किसी को साउथ अफ्रीका को हरा के उनका काम खराब कर दिया। लेकिन ओवरऑल एज अ ग्रोथ, नेशन वाइज उनकी ग्रोथ कहाँ है, कहीं भी नहीं है। यूएई ने न्यूजीलैंड को एक मैच हरा दिया। मतलब दैट्स इट, दैट्स देयर स्टोरीज। और मुझे तो ये चीज पसंद नहीं है, स्टोरी ये तरीका गलत है। चलें तलहा, आपने तो इस तरीके को गलत कह दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे कह लें कि डिससेटिस्फाई हूँ आपके आंसर से। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि गैम्बिया कंट्री अगर ऐड हो गया तो पीसीबी से हाथ जोड़ के गुजारिश है भाई, पीएसएल च भी टीम इंटर कर लो। वो तो देखें पीएसएल, मेरे ख्याल में इस साल तो ना ही कोई अनाउंसमेंट आई है, और मेरे ख्याल में ये पीएसएल का 10वां सीजन है और ये लास्ट सीजन है। उसके बाद दो टीमें ऐड तो होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में ऑन बस लाइटर नोट में आखिरी बात कर दूं कि मेरे ख्याल में टीमों ऐड करने से ज्यादा बेहतर है कि आप पीएसएल का स्टैंडर्ड हाई करें, क्योंकि लास्ट पीएसएल का सीजन बहुत लो स्टैंडर्ड पीएसएल का था। 7 ऑलमोस्ट कह लें कि फ्लॉप हमें देखने को मिला है, अवाम हाँ ही नहीं हाँ। नजर आई। चलें जी, कल वाले सेशन में इंशाल्लाह फिर हाजिरी होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।